2 साल पहले इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बनकर पहला रैंक हासिल किया। आज दोनों मुल्कों की ताकत का अंदाजा लगाइए। दुनिया की आबादी का लगभग 40% सिर्फ इन दो देशों में रहता है और अब भी इनके दरमियान बस 30 से 40 मिलियन लोगों का फर्क है। अब सोचिए, 2.5 अरब से ज्यादा आबादी वाले ये दो मुल्क अगर ट्रू एलाइज बन जाएं, तो दुनिया की ताकत का नक्शा ही बदल जाएगा। मगर हकीकत ये है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस हमेशा उतार चढ़ाव से गुजरते रहे हैं। ट्रंप के कस्टम्स टैरिफ्स के बाद थोड़ी नरमी जरूर आई। दूसरी तरफ ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बातें यूनाइटेड स्टेट्स के लिए सिरदर्द बनी हुई है, क्योंकि ब्रिक्स डॉलर को रिप्लेस करने वाली करेंसी की प्लानिंग कर रहा है। ट्रंप ने साफ कहा था, डॉलर हमारा स्टैंडर्ड है, अगर ये स्टैंडर्ड हमसे छिन गया तो ये ऐसे होगा जैसे हमने कोई वर्ल्ड वॉर हार लिया। इसी साल ट्रंप ने इंडिया पर 50% कस्टम्स टैरिफ लगाया, जबकि चाइना के साथ 90 दिन का टैरिफ ट्रूस कर लिया। नतीजा ये निकला कि इंडिया पर दबाव बढ़ गया और यूएस का पाकिस्तान की तरफ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखकर इंडिया को भी चाइना के साथ अपने रिलेशंस कुछ बेहतर करने पड़े। हालांकि बीजिंग और न्यू दिल्ली के बीच खूनी बॉर्डर क्लैशेस की परछाई अब भी मौजूद है, लेकिन अब फ्लाइट्स की बहाली, बॉर्डर ट्रेड का दोबारा शुरू होना और इकोनॉमिक टाइज में नई जान डालना सब एजेंडे में शामिल है। इकोनॉमिक नजरिए से देखें तो चाइना अब भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं तेज ग्रोथ की वजह से इंडिया चौथे नंबर तक पहुंच चुका है। यूएस ने इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया ताकि चाइना को घेरा जा सके, लेकिन अगर इंडिया चाइना के करीब चला जाता है तो ये यूएस की पूरी स्ट्रेटेजी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। सन 1962 से आज तक चाइना और इंडिया के बीच 5 बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं। ऑफिशियली दोनों मुल्क सिर्फ एक बार फुल स्केल वॉर में उतरे, लेकिन बॉर्डर पर छोटे बड़े क्लैशेस बेहिसाब रहे। अगर नक्शे पर देखें तो चाइना इंडिया बॉर्डर 3 फ्रंट्स पर फैला है। वेस्ट में लद्दाख अक्साई चिन, बीच में सिक्किम डोकलम पासेस और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। यही वो इलाके हैं जो पिछले 60 सालों से क्राइसिस का मैदान बने हुए हैं। चलिए पहले नजर डालते हैं वेस्ट की तरफ, यानी लद्दाख पर। सन 1962 की जंग में चाइना ने अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया, जिसे इंडिया अपनी सरजमी मानता था। ये इलाका टाइबेट और ईस्ट टर्किस्तान को जोड़ने वाली स्ट्रेटेजिक रोड के लिए बेहद अहम था। इंडिया ने डिस्प्यूटेड इलाकों में आउटपोस्ट्स बनाए, तिब्बत में अनरेस्ट बढ़ा और दलाई लामा ने इंडिया में असाइलम लिया। इन हालात ने बीजिंग को कार्रवाई पर मजबूर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कमजोर और तैयार न होने वाले इंडियन सोल्जर्स पर चाइना ने फैसला कुन जीत हासिल की। न्यू दिल्ली ने तकरीबन 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन और 1383 सिपाही खो दिए, जबकि चाइना का नुकसान बहुत कम था। ये शिकस्त इंडिया के लिए शर्मिंदगी का सबब बनी और मिलिट्री रिफॉर्म्स की लंबी शुरुआत हुई। फिर सन 2020 में वही जमीनें गलवान वैली और पैंगांग लेक दोबारा जंग का मैदान बनी। इंडिया ने अपनी तरफ रोड कंस्ट्रक्शन शुरू किया, जिससे क्लैशेस भड़क उठे। पत्थरों और डंडों से हुई इस खूनी झड़प में दर्जनों सिपाही मारे गए। इस तरह लद्दाख पहली वॉर का भी और सबसे हालिया कॉन्फ्लिक्ट का भी मरकज बना। अब नक्शे पर थोड़ा ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश। बीजिंग इसे साउथ तिब्बत कहता है और दावा करता है कि ये उनकी सरजमी है। सन 1962 की जंग में चाइना इस रीजन में भी दाखिल हुआ, गहराई तक बढ़ा, लेकिन बाद में पीछे हट गया। बावजूद इसके बॉर्डर डिस्प्यूट कभी खत्म नहीं हुआ। सन 1975 में तुलुंगला दर्रा पर इंडियन पेट्रोल पर घात हुआ और 4 सिपाही मारे गए। फिर 1986 में सुमदोरोंग चू वैली क्राइसिस छिड़ा, जब चाइना हेलीपैड बनाना चाहता था। इंडिया ने हजारों सिपाही एयरलिफ्ट करके रीजन में उतार दिए। जंग का खतरा मंडराने लगा, लेकिन आखिरी वक्त पर डिप्लोमेसी ने मामला ठंडा कर दिया। अब चलते हैं मिडिल सेक्टर, यानी सिक्किम की तरफ। सन 1967 में 2 बड़े क्लैशेस हुए, नाथुला और चोला पासेस पर। इस बार चाइना को शिकस्त हुई, क्योंकि इंडियन आर्मी पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने आर्टिलरी फायर से चाइना को भारी नुकसान पहुंचाया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इंडिया ने तकरीबन 88 सिपाही गंवाए, जबकि चाइना का नुकसान 300 से 400 के बीच बताया जाता है। इसके बाद आधी सदी तक इस रीजन में एक भी गोली नहीं चली, लेकिन फिर 2017 में डोकलाम प्लेटो सुर्खियों में आया। चाइना ने वहां रोड कंस्ट्रक्शन शुरू की तो इंडिया ने दखल दिया। वजह थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी मुल्क की लाइफलाइन, जो इस रीजन के बेहद करीब था। 73 दिन तक चला ये स्टैंड ऑफ आखिरकार डिप्लोमेसी से हल हुआ। आज अगर नक्शे पर देखें तो साफ है कि चाइना और इंडिया के तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स इन्हीं 3 रीजन्स में महदूद हैं। ब्रिटिश के जाने के बाद अनडिफाइंड बॉर्डर पॉइंट्स ने इन डिस्प्यूट्स को जन्म दिया। सन 1962 की जंग में चाइना ने इंडिया से कुछ इलाके छीन लिए।
यानी चाइना उस जंग का फातेह बनकर निकला। आज भी ज्यादातर मसाइल बॉर्डर और कश्मीर रीजन के आसपास सिमटे हुए हैं। कश्मीर 3 हिस्सों में बंटा है। तकरीबन 48% इंडिया के पास, 35% पाकिस्तान के पास और 16% चाइना के पास। यही जियोग्राफी इन मसाइल को और पेचीदा बना देती है। बॉर्डर के साथ साथ दोनों मुल्क टेरिटोरियल सॉवरेंटी क्लेम्स भी करते हैं, जो सीधे कश्मीर से जुड़े हैं। ये सब हिमालयास के इर्द गिर्द घट रहा है, जो सिर्फ एक जियोग्राफिकल वॉल नहीं बल्कि एक खतरनाक फॉल्ट लाइन है, जो किसी भी वक्त आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती है। ये दोनों एशियन पड़ोसी न्यूक्लियर पावर्स हैं। इनके बीच 3500 किलोमीटर लंबी सरहद हिमालयास के पार फैली है। सन 1962 की जंग के बाद से रीजन में फ्रैजाइल शांति तो रही है, लेकिन टेंशन्स कभी सचमुच खत्म नहीं हुए। भविष्य का सबसे बड़ा मसला शायद पानी होगा। चाइना उन नदियों को कंट्रोल करता है जो इंडिया में बहती हैं और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाती हैं। यानी इंडिया एक डाउनस्ट्रीम कंट्री है और पहले से ही पानी की कमी का शिकार है, जो आगे और गंभीर हो सकती है। अब बात करें हिमालयास की। इनकी ऊंचाइयां और सख्त टेरेन मिलिट्री मोबिलिटी को बेहद मुश्किल बना देती हैं। कई जगह ऊंचाई 4000 से 5000 मीटर तक पहुंचती है। ऐसे में टैंक्स और हैवी व्हीकल्स का एडवांस नामुमकिन सा हो जाता है। सप्लाई लाइंस की सस्टेनेबिलिटी यहाँ सबसे अहम फैक्टर बन जाती है। यही वजह है कि चाइना और इंडिया दोनों ने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स तेज कर दी हैं। नई सड़कों, पुलों, एयर बेसिस और लॉजिस्टिक्स सेंटर्स सिर्फ सिविलियंस के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एडवांटेज के लिए भी बनाए जा रहे हैं। हाल ही में हिमालयास की ढलानों पर, उन पुरस्कार चट्टानों के बीच जिन्हें सदियों तक हवा तकरीबन छू भी नहीं सकी, चाइना एक अजीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये है $40 अरब से ज्यादा बजट वाली रेलवे लाइन। जब ये मुकम्मल होगी तो साउथ वेस्ट चाइना का बड़ा शहर चेंगडू सीधे तिब्बत की राजधानी लासा से जुड़ जाएगा। सफर का वक्त 34 घंटे से घटकर सिर्फ 13 घंटे रह जाएगा। लेकिन इसे सिर्फ रेलवे कहना सही नहीं होगा। जिस तरह 19वीं सदी में ब्रिटेन ने इंडिया में रेल नेटवर्क्स बनाए थे ताकत स्टैब्लिश करने के लिए, यह लाइन भी दरअसल रीजन में हुकूमत एस्टैब्लिश करने का एक औजार है। इसी दौरान चाइना ने बॉर्डर पर इंडिया के साथ बड़ी सड़कों, हेलीकॉप्टर पैड्स और एयरपोर्ट्स बनाए, सैकड़ों बॉर्डर विलेजेस खड़े किए या उन्हें एक्सपैंड किया। आधिकारिक बयानात में इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा गया, लेकिन न्यू दिल्ली की असली चिंता यह है कि यह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। हकीकत यह है कि झड़पें टाइम टू टाइम होती रहती हैं, मगर मौजूदा हालात में दोनों मुल्क मसाइल को काबू कर चुके हैं। चाइनीज आर्मी का वेस्टर्न थिएटर कमांड तकरीबन 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के इलाके की निगरानी करता है, यानी तुर्की से 8.25 गुना बड़ा इलाका। पहले ये रीजन सख्त टेरेन की वजह से मुश्किल माना जाता था, मगर 1990 के दशक से लेकर खास तौर पर हालिया बरसों में तिब्बत में हजारों किलोमीटर सड़कों की तामीर हो चुकी है। अब ये इलाके सिर्फ सिविल नहीं बल्कि मिलिट्री इस्तेमाल के लिए भी तैयार हैं। इंडिया भी इसका जवाब दे रहा है। हालांकि चाइना जितना नहीं, सेला पास पर बन रहा बड़ा टनल और 1600 किलोमीटर लंबा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे इसी की मिसाल है। लेकिन ब्रॉडली देखें तो इंडिया का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी चाइना से काफी पीछे है। तारीख हमें बताती है कि हर एम्पायर जब रोड्स और रेलवेज बनाता है तो मकसद सिर्फ ट्रेड नहीं होता बल्कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी होती है। आज चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर उठाए गए कदम हमें याद दिलाते हैं कि इन दोनों जायंट्स के दरमियान कायम शांति कितनी नाजुक लकीर पर खड़ी है। पिछले दिनों चाइना का ट्रूप्स तैनात करना किसी धीमे चेस मूव जैसा होता था। 1990 के दशक के आखिर में बीजिंग को यूनिट्स असेंबल करके मोबिलाइज करने में तकरीबन 1 महीना लगता था, लेकिन आज ये वक्त घटकर सिर्फ 5 से 7 दिन रह गया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के 3 रोजा दौरे में ये मुद्दा एजेंडे पर भी आया और बॉर्डर डिस्प्यूट्स हल करने के लिए एक कमीशन बनाया गया। लेकिन अंदाजा यही है कि आने वाले वक्त में ऐसे इनिशिएटिव्स मुअत्तल रहेंगे और दोनों जानिब एहतियात बरतेंगी। चाइना पूरी दुनिया में मिसाइल सेंटर्ड वॉरफेयर कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ अपनाने वाला मुल्क है। इस वक्त इसके पास तकरीबन 600 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने का अंदाजा है, जिनमें से बड़ी तादाद इंडिया को निशाना बनाने की रेंज में है। दूसरी तरफ इंडिया के पास सिर्फ 118 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। दोनों के पास मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन हालिया बरसों में एविएशन में चीन की प्रोग्रेस ने बैलेंस को इंडिया के खिलाफ कर दिया है। यही फर्क पाकिस्तान के साथ टेंशन्स में साफ नजर आया। मई 2025 के एरियल क्लैशेस में पाकिस्तान ने चाइना से खरीदे हुए स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए और इंडिया को हैरान कुन झटका दिया। ये तजुर्बा इंडिया के लिए एक संगीन सबक साबित हुआ। चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता पुराना और स्ट्रेटेजिक है। मुश्किल वक्तों में दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं।
इंडिया ने देखा कि अगर चाइना के बनाए हथियार पाकिस्तान के हाथों में हो तो हालात कितना मुश्किल हो सकते हैं। अब सोचिए कि अगर सीधा चाइना से टकराव हुआ तो कितने बड़े रिस्क्स उठाने होंगे। खास तौर पर पाकिस्तान ने हालिया एयरक्राफ्ट्स की वजह से हवा में जबरदस्त सुपीरियोरिटी हासिल की और इंडिया को सीज फायर पर मजबूर किया। यही वजह है कि पाकिस्तान इस पूरे इक्वेशन में एक अहम फैक्टर है। चाइना पाकिस्तान के जरिए सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से ब्लॉकेड तोड़कर ओपन सीज तक पहुंच रहा है। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि कमर्शियल एडवांटेज भी है, क्योंकि सामान ओपन सीज तक जमीनी रास्ते से बहुत कम वक्त में पहुंच जाता है। बीजिंग की बॉर्डर स्ट्रैटेजी का एक और पहलू ह्यूमन सेटलमेंट्स है। सन 2018 से 2023 के दरमियान बॉर्डर रीजन्स में चाइनीज आबादी तकरीबन 10% बढ़ी। इनमें से कुछ सेटलमेंट्स इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसी इलाकों में हैं। इंडिया ने भी लाइव विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन वो चाइना जितना कामयाब नहीं रहा। ये विलेजेस किसी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में लॉजिस्टिकल बेसिस या मिलिट्री आउटपोस्ट्स बन सकते हैं। बीजिंग अपनी बॉर्डर पॉलिसी को एक्टिव डिफेंस कहता है। साउथ चाइना सी में भी यही स्ट्रैटेजी है, बस टैक्टिक अलग है। वहाँ चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाता है और फिर उन्हें फिशिंग वेसल्स और वॉरशिप से तह दर तह घेर कर कंसोलिडेट करता है। हाल ही में चाइना और इंडिया ने रिलेशंस को आसान करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, मगर बॉर्डर लाइन पर टेंशन अब भी शदीद है और हालात एक टर्निंग पॉइंट पर खड़े नजर आते हैं। एक तरफ म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है। इंडिया एक वसीया मार्केट है जो चाइना की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरी तरफ चाइना एक मजबूत कैपिटल सोर्स है जो इंडिया की डेवलपमेंट ड्राइव में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। याद रखिए, दोनों मुल्क दुनिया की लीडिंग इकोनॉमीज में शामिल हैं। चाइना तकरीबन $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि इंडिया $4.5 ट्रिलियन के साथ चौथी इकोनॉमी है। इसी वजह से दोनों के बीच ट्रेड रिलेशंस भी मजबूत हैं। असल हकीकत ये है कि इन रिलेशंस का वॉल्यूम $100 अरब से भी ज्यादा है, मगर डेफिसिट इंडिया के हिस्से में है। इंडिया सिर्फ 18 से 20 अरब डॉलर्स का सामान चाइना को एक्सपोर्ट करता है, जबकि चाइना तकरीबन 120 अरब डॉलर्स इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। यानी असल फायदा चाइना के पास है। दूसरे अल्फाज में हम तकरीबन 138 से 140 अरब डॉलर्स के ट्रेड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जो दोनों को एक दूसरे पर पूरी तरह डिपेंड बना देता है। लेकिन बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेस और मिलिट्री बिल्डअप भी साफ नजर आता है। रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स और सप्लाई लाइंस जैसे ड्यूअल यूज प्रोजेक्ट्स एक तरफ सिविलियन जरूरतें पूरी करते हैं, मगर कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में क्रिटिकल सुपीरियोरिटी भी देते हैं। न तो चाइना और न ही इंडिया फुल स्केल वॉर चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट का खतरा खत्म हो गया है। बॉर्डर पर छोटी सी गलती कभी भी बड़े क्राइसिस का रूप ले सकती है। इसलिए बीजिंग और न्यू दिल्ली के रिश्ते एक तरफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की कशिश और दूसरी तरफ हिस्टोरिकल क्लेम्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स के साए में तय होते हैं। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने इकोनॉमिक प्रेशर को हथियार बनाकर इंडिया को डिसिप्लिन करने की कोशिश की है, मगर दूसरी तरफ दोनों मुल्क बायलैटरल टाइज को सॉफ्टन करने की डायरेक्शन में भी बढ़ रहे हैं। अंदेशा है कि आने वाले वक्त में इनके रिश्ते और ज्यादा नॉर्मलाइज होंगे।